अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो है यहाँ पर आज के मॉड्यूल का उन्वान है चाइल्ड माल ट्रीटमेंट एंड इट्स प्रिवेंशंस। असल में ये जो चाइल्ड माल ट्रीटमेंट जो है ये क्या होता है। माल ट्रीटमेंट जस्ट लाइक अब्यूज़ या बच्चों को जो है मतलब जैसे कि माल कहते हैं कमी, यानी कि ऐसी ऐसी चीज़ जो बच्चों के प्रिवेंशन में कमी रह जाती है वालिदैन की तरफ से और गफलत हो जाती है वालिदैन की तरफ से। ये किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि मतलब माल न्यूट्रिशंस होता है, ग़िज़ाइयत की कमी कहते हैं। माल ट्रीटमेंट यानी कि अच्छे प्रिवेंशन यानी बहुत जल्दी सेफ्टी और उसके इलाज की कमी हो जाती है। ये कहते हैं कि मतलब माल प्रैक्टिसेस यानी कि ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि काबिल कबूल ना हो, इस तरह की चीज़ें जो कमी रखने वाली हो। तो इसी तरह से ये माल ट्रीटमेंट टर्मिनोलॉजी है, यानी कि ऐसा इलाज जो बर वक्त करना चाहिए लेकिन वालिदैन की तवज्जो नहीं हो पाती है। असलन है क्या ये चीज़? चाइल्ड माल ट्रीटमेंट मतलब क्या कि बच्चे को बचपन में अब्यूज़ किया जाता है, नेगलेक्ट किया जाता है, या उसके साथ में बुली होता है, बच्चा बड़ों के झिड़काने का शिकार हो जाता है फ़िज़िकली। ये किस तरह से हो सकता है? बुली होना, झिड़काने का शिकार होना, नज़रों के साथ उसको गिरा देना, जज्बाती तौर पर उसके साथ में बुरा सलूक करना, किसी का भी करना, यानी कि बड़े लोगों का भी। बड़ा आसान समझते हैं अपनी फैमिलीज़ में, जब बच्चे को गिरा कर चुमटी काटते हैं या उसको गिरा कर बोलते हैं या उसको जो है तज़हीक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं उसके। और बड़े लोग भी आदी होते हैं घर के, मतलब सताना बोलते हैं ना, मैं सता रही थी उसको, सताना, ये सब माल ट्रीटमेंट में आता है। फ़िज़िकली बाज़ लोगों को किया जाता है, किसी को इमोशनली टॉर्चर किया जाता है, किसी को सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है। और कोई ऐसे वैसे ऐसा भी होता है कि नेगलेक्ट करना या एक्सप्लॉयटेशन करना, जैसे कि एक्सप्लॉयटेशन किसी के बच्चे का धोखे से पैसे ले लेना, धोखे से उसके साथ में कोई भी हरकत करना या सेक्सुअली उसको अब्यूज़ करना, ये सारी चीज़ें माल ट्रीटमेंट है। जैसे अगर छोटे बच्चों की हम बात करें, तीनों ग्रुप्स यहाँ पर हैं, छोटे बच्चों की बात करें तो अगर जेठ जिठानी के बड़े बड़े बच्चों के बीच में आपका 2 महीने 3 महीने का बच्चा आपने छोड़ दिया और रेंगने वाला बच्चा छोड़ दिया 5-6 महीने का, और वो बच्चे जो है 7-8 साल के हैं या कोई 4 साल का है, 3 साल का है, वो छोटे वाले बच्चे को 6 महीने के बच्चे की पैर खींच रहे हैं, झूला बना रहे हैं, उसको कोई भी चीज़ उसकी लेकर भाग जा रहे हैं या फिर उसको सता रहे हैं, या उसको कोई भी चीज़ जो वो खेल रहा है वो खिलौने को लेकर उसको चिड़चिड़ा बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी निगलेक्ट करने में आएगी या फिर उसके साथ में माल ट्रीटमेंट में आती है। दादी नानी को अक्सर आदत होती है कि बच्चे को गिरा गिरा कर बोलना, उसको बदतमीज़ बोलना या फिर उसको इग्नोर करना या बिगड़ गया बोलना, माँ पर गया बोलना, इस तरह की जो भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो भी माल ट्रीटमेंट में आता है। हम अभी बहुत बेस से शुरू कर रहे हैं माल ट्रीटमेंट। मदर्स होती हैं, बच्चों को शोहर का गुस्सा निकालती हैं उन पर, वो भी माल ट्रीटमेंट है। या फिर स्कूल में बच्चे उनको सता रहे होते हैं, छेड़ बना दिया, उसकी चिड़ बना दिया, उसकी बुली कर रहे हैं, वो भी माल ट्रीटमेंट है। टीचर, अगर आपने टीचर को जाकर सख्त बोल दिया तो आपकी दुश्मनी टीचर बच्चे से निकाल रही है, वो भी माल ट्रीटमेंट है। इसी तरह से कोई कज़िन है, कोई साथी है या कोई भी ऐसा बच्चा है जो क्लासरूम में उसको कहता है कि अभी आजकल ये ट्रेंड चल पड़ा है ना, कि कहते हैं कि तुम इसके शर्मगाह को हाथ लगाओ, बच्चे बच्चे एक दूसरे के, तो ये इस तरह की चीज़ें भी सेक्सुअली अब्यूज़ में आती हैं। छोटे बच्चों को देखकर बड़े वाले बच्चे जो हैं, बड़े जो अफराद हैं, वो जो है शर्मगाह दिखाते हैं बच्चों को, बच्चियों को अक्सर, तो ये भी सेक्सुअल अब्यूज़ में आता है। उसके साथ साथ छोटे बच्चे, लड़के को दिखाए या लड़की को दिखाए, ये भी सेक्सुअल अब्यूज़ में आएगा। अगर जो है इसको इमोशनल अब्यूज़ में आता है कि उसकी ताई, चाची, खाला, नानी, फूफी, दादी कोई भी ये जुमला बोले कि इसका रंग काला है, ये इसका कद छोटा है, या ये जो है ये अच्छा नहीं पढ़ती है, फ़लाँ को देखो फ़लाँ कितना अच्छा पढ़ता है, ये सब मेंटल टॉर्चर्स हैं। जितने टॉर्चर्स हैं ये अब्यूज़ में आते हैं। तो अब आप जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहाँ पर तो लोग जनरली इस तरह की हरकतें करते हैं, और बहुत कॉमन इसको माना जाता है कि और ये बच्चों को छुई मुई थोड़ी बनाना है, हम सता रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, इस तरह की बात बोली जाती है। लेकिन आपको नहीं मालूम है कि वो मजाक बच्चे के लिए मजाक नहीं होता, वो आपके लिए मजाक होता है, बच्चे के लिए वो मतलब इमोशनल टॉर्चर होता है। और या फिर उसको उसके साथ में बाज़ जगह जैसे कि बच्चे बिस्तर वेट करते हैं, गीला कर देते हैं, सुबह उठने के बाद में सब पूरे घर के सामने उसका तमाशा बनाया जाता है, इसने पेशाब कर दिया, पेशाब कर दिया, तो ये सारी चीज़ें भी
मतलब इमोशनल टॉर्चर में आती है। माँ को चाहिए कि बहुत खूबसूरती के साथ में इधर उधर डिसमिस कर दे और अपने बच्चे को बेइज्जत ना करे, किसी को बोले भी नहीं, और आहिस्ता से उसको समझाए बच्चे को कि बेटा पिशी करके सोना चाहिए, बुरा हो जाता है, सबको बू आती है। इस तरह का ये इसका अब आप समझ गए होंगे कि मेंटल टॉर्चर और मतलब माल प्रैक्टिसेस किसे कहते हैं, या माल ट्रीटमेंट किसे कहते हैं। ये फ़िज़िकल भी होता है, जैसे कि मैंने कहा गले में हाथ डालना है, जैसे कि बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, छोटे बच्चों का तो मैंने बता दिया, थोड़ी सी बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं और मतलब बड़े होते हुए उनके बॉडी चेंजेस आते हैं। तो जब बॉडी में चेंजेस आते हैं तो दूसरे क्लासमेट्स जानबूझकर धक्का लगाएंगे, मारेंगे, या कोई उसको जो है मतलब कोई उसको हाथ लगाने की कोशिश करेगा उनके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को। तो ये फ़िज़िकल टच में और सेक्सुअल में आएगा, और इसके मेंटल इफ़ेक्ट बहुत ख़तरनाक होते हैं। मेंटल अब्यूज़ गाली भी आता है, या फिर ये कहना भी आता है कि मतलब ये कि माँ पर गई है या तुम्हारी माँ, इस तरह की कुछ भी कोई भी गलत बात जो कह रहे हैं वो भी उसमें आती है। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में होता है। अब जो बॉयज़ है स्टेटस जो अभी सजेस्टेड स्टेटस है जो गर्ल्स का, वो 20% और 20% से 60% गर्ल्स जो है सेक्चुअली असॉल्ट की जाती है। किसके ज़रिए से? बाहर के लोगों से और कज़िन से और दूसरे लोगों के ज़रिए से। जैसे मिसाल के तौर पर थोड़ी सी बड़ी बच्चियाँ आपकी हो रही हैं और उनके कज़िन्स के बीच में उनको छोड़ दिया, तो वो कज़िन्स क्या करेंगे? सेक्चुअली उनसे मजाक करेंगे, उनके साथ में बदतमीज़ी करने की कोशिश करेंगे। एक मरतबा हमने ऐसे टॉक रखा था जिन लोग जो वकील लड़कियां उनके साथ में, तो उन्होंने बताया था कि हम लोग सेक्चुअली टॉर्चर होते हैं बचपन में, उसी वजह से हम लोग लॉ की तरफ आते हैं, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि लॉ करके हम खाती को सज़ा देंगे, लेकिन कभी दे नहीं पाते हैं। इसी तरह बॉयज़ भी हैं, वो भी 80% जो बॉयज़ हैं वो सेक्चुअली सफ़र होते हैं, जो दुबले पतले नाजुक से होते हैं या छोटे होते हैं उम्र में। तो बड़े इंसान उनको राह चलने, घर का काम चल रहा हो तो मज़दूर, राह चलने वाले, या आपका स्पोर्ट्स टीचर है, वो स्पोर्ट्स टीचर पीछे से बच्चे के कमर में उंगली डाल रहा होता है, ये इस तरह की हरकतें वो लोग करते हैं, सेक्चुअली अब्यूज़ उसे कहते हैं। या फिर बहुत गलत तरीके से बैड टच के तौर पर उसके कंधे पर हाथ रखेगा, या फिर उसको पैर से छुएगा। इस तरह की जो हरकतें की जाती हैं वो सभी सेक्चुअल अब्यूज़ में आती हैं। अब ये देख लीजिए 400 मिलियंस चिल्ड्रन अफेक्टेड इन फ़िज़िकल अब्यूज़, मतलब 400 मिलियंस मतलब मिलियन चिल्ड्रन हैं वो फ़िज़िकल अब्यूज़ से मतलब फ़िज़िकल अब्यूज़ झेलते हैं। कहाँ पर? ये अब्यूज़ जो है मेजर इश्यूज़ ग्लोबली कंसर्न ऑफन निगलेक्टेड। ग्लोबली तौर पर ऐसा है कि बच्चों के साथ में सेक्चुअली अब्यूज़ करना, इसके लिए पोस्को और पोक्सो का 2 कानून बने हैं। पहले कानून है पोस्को का कानून में थोड़ा सा डाइल्यूट था तो उन्होंने पोक्सो बनाया। अब पोक्सो कानून पे भी मैंने आर्टिकल लिखा है बहुत तफसील से कि ये कानून बच्चों को कहाँ कहाँ टॉर्चर और फ़िज़िकल अब्यूज़ अगर फाइंड आउट हो, और या कैमरे लगा दिए गए हैं। स्कूल में कैमरा भी दरअसल सिक्योरिटी के लिए लगाया गया है बच्चों के, लेकिन क्या फ़ायदा अगर हम बच्चों के स्कूल में फ़िज़िकल सिक्योरिटी तो इंश्योर करेंगे, लेकिन घर में ही हमारे घर में बच्चा निगलेक्ट हो रहा है, टॉर्चर का माहौल है, या छोटा सा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, उसको आपकी ज़रूरत है लेकिन आपने उसको शट ऑफ कॉल दे दिया कि बस ऐसी बातें ना करो। जैसे मैंने कल कहा आपसे कि ये जो जयपुर की स्कूल की लड़की है उसको बुली कर रहे हैं, अमायरा सुसाइड केस आप सर्च करेंगे तो मिलेगा। उसको मतलब पूरे जो लड़के हैं वो एक नंगी तस्वीर बता रहे हैं उसकी, या उसका कोई कार्टून बनाए हैं गिबली आर्ट से और उसको चिढ़ा रहे हैं दिखाकर स्क्रीन। एक बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, वो परेशान हो जाती है और परेशान होकर टीचर को जाकर बोलती है, तो टीचर उसको झिड़काती है और कहती है तुम्हारे रोज़ के ऐसे ही नखरे हैं, रोज़ ड्रामे हैं, और वो पेपर चेक कर रही है, कुछ चेक कर रही है, और वो इस तरह से बोलकर बच्चे को झिड़का देती है। फिर वो 3rd टाइम जाती है उसके पास में और बोलती है कि टीचर ये देखिए, तो टीचर फिर खड़े होकर बोलती है तुमको समझा दिया ना मैंने, तुम्हारे ऊपर नहीं बोल रहे हो। बच्चे को बुलाती है, बच्चा कुछ बोलता है, बच्चा ये बोलता है कि मैम वो हमारा नहीं, हम दूसरे का मजाक बना रहे थे। तो बच्चों को वो खामोश कर देती है उस लड़की को कि वो तुम नहीं हो। अब वो अपना मुद्दा पेश करना चाह रही है लेकिन ये सुनती नहीं है, वो सीधा गुस्से से बाहर निकलती है दरवाजे से और ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ती है। 9 साल की बच्ची, 3री क्लास की बच्ची, 9 साल की, 5 मंजिल से एकदम कूद जाती है। इतना उसके फ़ोटो CCTV फुटेज आए हैं। तो CCTV फुटेज में आप फिज़िकली अब्यूज़ तो देख सकते हैं, लेकिन वो बच्ची मेंटल टॉर्चर से गुज़र रही थी। तो मेंटल टॉर्चर जो है ये हमारे घरों में जो निज़ाम है, मैंने जैसे कहा काला, छोटा, पतले बाल, लंबी नाक, मोटी नाक,
और ये तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, माँ पे नहीं गई। मैं खुद मतलब ये कल्चर इतने पढ़े लिखे लोगों में भी मैंने देखा कि मैं खुद एक जगह जमात के ही किसी घर में गई, तो वहाँ पर खामोशी के साथ वो खातून जो मेरे साथ थी उन्होंने उनके बेटियों को देखा, फिर उसके बाद उनको देखा और बोले एक भी माँ पर नहीं है, सब भद्दे ददियाल पर गए हैं। वहाँ पर एक छोटी बच्ची सुन रही थी, उसके दिल पर कितना बुरा गुजरा होगा, क्योंकि अब जाहिर है कि उसको जो इस अल्फाज को झेलना पड़ा वो उसी के बारे में बोला जा रहा था। अगर आपके बारे में कोई ऐसा ही बोल दे या आपको कोई भी टॉर्चर कर दे तो कितना पेन होगा आपको, कितनी तकलीफ़ में आप होंगे। तो वो मासूम बच्चा भी पूरा इंसान है, वो नॉट अ मैनिएचर ऑफ अ मैन, वो किसी इंसान का मैनिएचर या एक छोटा पीस नहीं है, बल्कि मुकम्मल इंसान है, मुकम्मल वजूद है अपने आप में। तो जितने लोग अब्यूज़ करते हैं ख़ानदान के लोग, हम लोग उसके बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह से उसको शट ऑफ कॉल देना है, बंद करवाना है। लेकिन ये बात याद रख लीजिए कि 400 मिलियन चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय फिज़िकल अब्यूज़ आउटसाइड ऑफ होम। घर के बाहर बच्चे अब्यूज़ होते हैं। वुमेन्स एक्चुअली अब्यूज़ एज चिल्ड्रन की तरह 1.5 5 में की एक औरत जो है और 7 में का एक आदमी, यानी कि आदमी का रेशो कम है, 5 में की एक औरत सेक्सुअली असॉल्ट की जाती है और 7 में का एक आदमी सेक्सुअल असॉल्ट होता है। और होमोसाइड डेथ्स इन चिल्ड्रन एनुअली 40,150 के करीब होती है। मतलब इस तरह का ये हमारे भारत का ये क्राइम ब्रांच का रेशो है जो मैंने आपके सामने पेश किया। टाइप ऑफ माल ट्रीटमेंट, मैं अभी तक इसको सुपरफिशियली आपको बोल रही थी, अभी ज़रा डेप्थ में जाकर कि किस तरह से फ़िज़िकल अब्यूज़ होता है। माँ बच्चे को शटॉप कॉल दे रही है, उंगली दिखा रही है और उसको जो है मतलब उसको डांट रही है बहुत सख्त, या चीखना, माँ का तेज़ आवाज़ से चीखना, दादी का बुरा भला, माँ को बुरा भला बच्चों के सामने बोलना। वो बोलने से भी दरअसल क्या होता है, मनहूस बोल दिया, या फूवड़ खातून है, तुम्हारे ननियाल को बहुत देखे, ऐसी इस तरह की बातें करना जिससे बच्चे को हर्ट फील होता है। वो अपने माँ से और ननियाल से बहुत अटैच होता है। जब वो सुनता है दूसरों के ज़रिए से उनकी बुराई तो बहुत तकलीफ़ में होता है। तो किसी भी किस्म का फ़िज़िकल पेन देना, मारना या फिर इमोशनली अब्यूज़ करना, वर्बल इंसल्ट करना या ट्रीटमेंट गलत करना या रिजेक्शन फ़ील करवाना। जैसे कि बच्चे जाते हैं, 7-8 बच्चे खड़े हुए हैं और कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं और जाकर वो अभी ज्वाइन करते हैं अपने ग्रुप को, तो सारे ग्रुप के बच्चे उनके पास से हट जाते हैं और या खामोश हो जाते हैं। ये वन टाइप ऑफ मतलब सोशल बाइकॉट है। और सोशल बाइकॉट या किसी को एडजस्ट ना करना या किसी के साथ हमदर्दी से बात ना करना या दूरी बनाना, किसी को कमतर समझना, ये सारी चीज़ें इमोशनल टॉर्चर में आती हैं। और ये इमोशनल टॉर्चर इतना डीप में होता है कि इसकी तकलीफ़ बच्चे को बहुत ज़्यादा होती है और उसके जो ब्रेन है उसमें एग्रेसिवनेस आता है, बगावत चली आती है और वो बदला लेना चाहता है हर एक से। सेक्सुअल अब्यूज़ का मैंने बताया, मदरसा के दहलीज़ पर कितने सारे ऐसे उस्ताद होते हैं जो वो ख़ुद भी सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में बच्चियों को मतलब उनको लगता है कि अफेयर चल रहा है, लेकिन वो अफेयर नहीं होता, वो सेक्सुअली अब्यूज़ होता है। जैसे कि अब वो समझते हैं कि मैं मेरे पसंद से उस लड़के के साथ हूँ, लेकिन जब मैं उनके साथ काउंसलिंग करती हूँ तो काउंसलिंग करते वक्त मैं कहती हूँ कि ऐसे टाइम कितने आए थे, आंखें बंद करके रिकॉल करो, जिसमें आपकी तरफ से दिल नहीं चाह रहा था कि वो हाथ लगाए, लेकिन उसने जानबूझकर आपको हाथ लगाया था। तो वो कहती हैं हाँ इस तरह हुआ था, और मैं विरोध नहीं कर पाई थी क्योंकि फिर वो हमेशा के लिए कट ऑफ़ कर लेगा। मैंने कहा हमेशा के लिए कट ऑफ़ करना ये दरअसल ब्लैकमेलिंग है, और जो उसको आपको मजबूर करने के लिए ब्लैकमेलिंग किया जाना है। और दूसरी बात ये कि करने दो, मशरूत बग़ैर किसी वर्ड के शर्त लगा देना, कंडीशन कर देना कि अगर तुमने मुझे हाथ नहीं लगाने दिया तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, या उसको वीडियो बताकर टॉर्चर करना, ये सारी चीज़ सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन में आती है। एक्सप्लॉयटेशन वो भी रहता है कि बहुत हेल्दी रिलेशनशिप में बच्चे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हेल्दी मतलब दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ डिमांड्स ऐसी होती हैं जो डिमांड्स बंदा नहीं करना चाहता लेकिन जानबूझकर उससे करवाई जाती है, मतलब बहुत गलत तरीके से करवाई जाती है, तो वो भी सेक्सुअल अब्यूज़ में आता है। और करवाने के लिए उसको टॉर्चर करके कहते हैं कि फिर मैं छोड़ दूंगा, फिर मैं दूसरे के साथ में अफेयर करूंगा, फिर दूसरा तुमसे बेहतर है, या फिर ये है कि मैं तुम्हारा वीडियो लीक कर दूंगा। इस तरह के जितनी भी चीज़ें सेक्सुअली मजबूर करके करवाई जाती हैं ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में आ जाती है। इनएप्रोप्रिएट टचिंग मतलब
आपने मर्ज़ी से तो किया है कुछ भी गलत हरकत, लेकिन वो मर्ज़ी में आपकी पूरा दिल नहीं शामिल था, क्योंकि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा था। और चूँकि आपको पहले आदी बनाया जाता है, फिर ब्लैकमेल किया जाता है, तो ये भी पोस्को में अगर कम उम्र बच्चियां हों और उनके साथ में वो भाग भी गई हों, तो कम उम्र को वरगलाने और उसको मतलब लड़की खुद से भी गई हो तो उसकी मर्ज़ी नहीं कंसिडर की जाती है, बल्कि लड़कों को पोस्को के क़ानून में गिरफ़्तार किया जाता है। ये मैं इसलिए डिटेल बता रही हूँ कि आपको बारीक से बारीक बात इसकी पता होनी चाहिए कि सेक्सुअल असॉल्ट किसे कहते हैं, एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किसे कहते हैं, और इन अप्रोप्रिएट टचिंग किसे कहते हैं। जानबूझकर किसी को बग़ैर इजाज़त के टच करना, या गलत मतलब अभी सिर्फ शादी भी नहीं हुई है और शादी से पहले BF और वगैरह बनकर गलत तरीक़े से टच करना, अपनी लस्ट को पूरा करना, ये सारी चीज़ें सेक्सुअल अब्यूज़ में आता है। या ये तो मैंने बड़ों की बात बता दी। छोटे बच्चों के लिए भी सेक्सुअल अब्यूज़ इस तरह का होता है। मौलवी है, रान पर पैर रख दिया, गोद में बिठा लिया, गलत तरीके से गाल को हाथ लगा लिया, नाक को छेड़ दिया, या फिर गर्दन पर गुदगुदी कर दी, बगल में गुदगुदी कर दी, हाथ पकड़ लिया। इस तरह के जो भी हरकतें मौलवी छोटे बच्चों के साथ करे, बड़े बच्चों के साथ करे, लड़के के साथ करे या लड़की के साथ करे, ये सब सेक्सुअल असॉल्ट में आता है। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स टीचर बहुत बदनाम होता है इस पहलू से, क्योंकि स्पोर्ट्स टीचर जो है बच्चे के पट्टे और उसके मसल्स उसको देख रहा होता है कितने मजबूत है, तो जाहिर है वो जब लड़कियों को इस तरह की चीज़ों में देखते हैं तो फिर वो सेक्सुअली हाथ डालते हैं। निगलेक्ट करना, यानी कि अक्सर एक आध बच्चा आपके घर में ऐसा होता है जो सोचता है मम्मा ने मेरी तरफ तवज्जो कभी नहीं दी, हमेशा बड़ों को दिया, तो निगलेक्ट भी असल में माल ट्रीटमेंट में शुमार होता है। निगलेक्ट करना, बाप का निगलेक्ट करना, बेटियों से बात नहीं करना, घर में आते ही बच्चों के रेड जोन बता देना कि नहीं इसमें कोई भी बच्चा सामने नहीं आएगा, इस तरह की कोई भी हरकत करना, ये भी दरअसल वही कहलाता है, माल ट्रीटमेंट ही कहलाता है। ठीक है, अब इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो किस तरह से होते हैं। जैसे माल ट्रीटमेंट के इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कॉजेज़ ऑफ माल ट्रीटमेंट को अगर हम देखें तो डोमेस्टिक होता है, डोमेस्टिक वे में यानी घरों पर वायलेंस होता है, बच्चों को पीटा जाता है, मारा जाता है, अपने कज़िन्स, बड़े कज़िन्स के ज़रिए छोटे बच्चे को चिढ़ाया जाता है, उसकी हतक की जाती है, उसके सामान को, खिलौने को खींचा जाता है। अगर लड़कियां बड़ी हों तो उसके सब दरमियान में ये बोला जाता है कि सबके पास बॉयफ्रेंड है, तुम्हें कोई घास नहीं डालता, या इस तरह की बात करके उसको टॉर्चर किया जाता है। सेक्सुअल अब्यूज़ जो है बहुत सारा घर में होता है, घर में भी हो सकता है। गैर मुस्लिम्स की रिपोर्ट तो घर में की आई है, मुस्लिम्स की अगरचे के बाप और भाई से नहीं आती है, लेकिन एक लेवल पर कभी कभी छेड़ने वाला भाई भी सामने वाले के साथ में सेक्सुअली अब्यूज़ कर लेता है। भाई यानी मिसाल के तौर पर दुपट्टा खींचना, इसलिए बच्चों को तमीज़ सिखानी होती है कि बच्चे बड़े हो जाएं तो दुपट्टा ना खींचें, शर्ट फंस गया तो मजाक बनाना, या बच्ची का, बहन का लिहाफ छीन लेना, या फिर जो है उसकी कोई चीज़ को तोड़ देना और वो चीखे चिल्लाए तो फिर भागते फिरना पूरे घर में। ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये टॉर्चर है। इसको मतलब पोस्को का कानून इसको भी टॉर्चर अज्यूम करता है। फिर उसके बाद सेक्सुअल अब्यूज़ एट स्कूल वाइल ट्रैवलिंग, बस से बच्चे जा रहे हैं, बहुत सारे केस मेरे पास रिहेबिलिटेशन के आए हैं, तो यही वो कहते हैं कि बस में जब हम स्कूल से घर आते थे तो सीनियर बॉयज़ या क्लीनर इस तरह की हरकत हमारे साथ करते थे। ये कॉमन है, रिक्शे वाला कोई रिक्शे में बैठते हुए बच्चे को गोद में बिठा लेता है, ज़्यादा एज के बच्चे गोद में बिठा लेते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि कोई लड़का पैर मार रहा होता है, पीछे से पैर टच कर रहा होता है पिंडली की तरफ पैर करके। इस तरह की कोई भी हरकत जो बच्चे के साथ की जा रही है, इन सब चीज़ों के अवेयरनेस बच्चों में बढ़ाने होते हैं कि देखिए ये सब चीज़ों के गुड टच बैड टच के अलावा बड़ी बच्चियों से ये खुल कर कहना होता है कि जब हम किसी के सामने झुकते हैं, जज्बात की भीख लेते हैं, तो उस सूरत में सामने वाला हमें एक्सप्लॉइट करता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप किससे उधार लेंगे तो वो बोलेगा कि चलो मेरी पोस्ट लाइक करो, अदरवाइज़ मैं तुम्हारा उधार वापस मांगूंगा, या फिर तुम मेरा ये काम कर दो, देखो मैं तुम्हारे वक्त काम आया था, यानी ताना मारकर सामने वाले को एहसान जता रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें भी किसी को टॉर्चर करना या ज़बरदस्ती जो मन चाहा काम ना चाहा काम हो, दिल नहीं चाहता लेकिन करवाना, ये सारी चीज़ें सेक्सुअल टॉर्चर और सेक्सुअल अब्यूज़ में आएगी। तो वाइल ट्रैवलिंग बहुत सारे होते हैं बाय रिलेटिव्स और नेबर्स के ज़रिए से और रिलेटिव्स के ज़रिए से, क्योंकि इंसान का वहाँ दिमाग नहीं जाता, और बच्चे जो है ना रिलेटिव्स और नेबर्स और बस इस जगह की शिकायतें माँ बाप से नहीं करते हैं, खामोशी के साथ सहते हैं, और जब वो या तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं फिर उनकी वो जाग जाती है हिस्स, या फिर वो एग्रेसिव होकर मारना चाहते हैं। तो दोनों सूरत उनकी हद से गुज़रना है
और इसको गुजरने से पहले वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के एक सपोर्टिंग सिस्टम कायम कर लें कि अच्छा कोई बात नहीं, जो कुछ प्राइवेट बात है आप अपने भाई से जिक्र कर दीजिए, अपनी बड़ी बहन को बोल दीजिए। तो अपना डेलीगेट करना काम कि ज़रा तुम बच्चों को तुम्हारे बड़े को बताना होता है कि आप समझदार हैं, आपकी स्टडीज़ भी हुई हैं, आप जो है छोटे बहन भाई के मसले को समझ लीजिए, वो क्यों उदास हैं, क्या मसला चल रहा है। अच्छा वो मुझे नहीं बताएंगे, आपको बताएंगे, आप ले लीजिए, आपसे बहुत क्लोज़ हैं। इधर से आपने पिन करना होता है दूसरे वाले बच्चे को कि देखो भाईजान बहुत क्लोजली आपसे पूछते हैं या बहन आपसे अच्छे से पूछ लेती हैं, आप तो हमें नहीं बताएंगे। इस तरह एक सपोर्ट सिस्टम बनाकर बच्चों से सेक्सुअल होने वाले अब्यूज़ या किसी की बोला हुआ टॉर्चर या किसी की कसी हुई भपती, ये सारी चीज़ें बुली में आती है। और बुली करने वाले को की सज़ा का मतलब वो रहता है कि बुली करने वाले को सज़ा दी जाती है। तो ये आप जो है अगर ये बच्चों को आपने क्या किया मतलब रिहैब नहीं कर लिया, बचपन से ही उनके साथ जो बुरा हुआ उसको नहीं किया, तो ये सब्सटेंस यूज़ बाय केयर गिवर्स सब्सटेंस यूज़ की तरफ चले जाते हैं। मतलब इनका जो है ये सब्सटेंस यूज़ करने लगते हैं, ये नशा, अद्वियात, डीएम गोली और पता नहीं क्या क्या हल्के किस्म के सस्ते वाले नशे करने लगते हैं। महंगा हो या सस्ता हो, नशा बहरहाल नशा है, तो नशे करने लगते हैं। लेकिन ये जो बहुत चीपेस्ट नशा है, बास चीपेस्ट नशा क्या है पता है? जो बच्चे आदत डालते हैं वाइटनर को चूसते हैं, मतलब वाइटनर को चूस कर उसके साथ में जो पेट्रोल होता है उसके अंदर जो नशा वाली कैफियत होती है उससे हेज़ उठाते हैं। गांजा है, ड्रग्स है, गोलियां हैं या फिर कुछ और ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो नशे के तौर पर काम आते हैं, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जो स्ट्रेस है, दबाव है, वो बोल तो सकते हैं लेकिन घर का इन्वायरमेंट उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं देता, इसलिए वो आहिस्ता 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 वो सारी चीज़ें जो उनके साथ गलत होती हैं वो सारी चीज़ें उनका पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमिक डिसऑर्डर बन जाती है। फिज़िकल इफ़ेक्ट में इंजरी होती है, कभी कभी चिमटी काटना, मार देना, उठाकर सर पर मार देना। कोई मतलब कुर्सी पर बैठते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, कुर्सी पर बैठने देते हैं बच्चे को, कुर्सी खींच लेते हैं पीछे से, ज़ोर से मार लग जाता है। कभी कभी ऑयल बिछा देते हैं कि स्लिप होकर गिर जाए, या पानी फेंक देते हैं कि इस पर गिर जाए। इस तरह की जो भी मतलब सैडिस्टिक हरकतें हैं, सैडिस्टिक दूसरों को पेन देकर खुशी मनाने की जो हरकतें हैं, वो फिज़िकल इंजरी ले आती हैं और डेवलपमेंटल डिले भी कर सकती है। यानी ब्रेन पे उसका इतना असर पड़ता है कि उसका जो वो बच्चा जो मदरसे में जिसका मजाक बनाया गया वो पूरी ज़िंदगी कोलैप्स हो सकता है। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट उसका एंजाइटी और डिप्रेशन, PTSD यानी पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमिक डिसऑर्डर, ऐसा डिसऑर्डर जो माजी में कुछ गम की हैसियत से दिल को चिपक गया था। ये सारी चीज़ें जो है साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट में आएगी। सोशल इफ़ेक्ट क्या होगा? डिफ़िकल्टी फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स और ट्रस्ट इशू। जैसे मैंने कहा कि आप कुछ बात करना चाहते हैं, महफिल एकदम खामोश हो गई आपके बारे में, कुछ रूमर्स फैला दिया गया है, या फिर किसी ने जो है ये कि अगर आपको ये करना है रिलेशनशिप बनाने के लिए बच्चे को दुश्वारी आ रही है तो उसको जो है रिलेशन बनाने का सलीक़ा सिखाना होता है। रिलेशन जैसे ताल्लुक़ात, दोस्ती बनाने का सलीक़ा सिखाना होता है कि आप अपने क्लासमेट से कैसे अटेंशन लेंगे। आजकल बच्चे जो है मोबाइल पर बैठने की वजह से बहुत सारे लोग सोशल एडजस्टमेंटेबिलिटी के प्रॉब्लम झेल रहे हैं। सोशली वो एडजस्टेबल नहीं होते अपने दोस्तों के बीच, टीचर से बात नहीं कर पाते हैं, अपने साथी को लेकर जाते हैं, सीनियर पर्सन से बात नहीं कर पाते हैं, डेयरिंग उनमें नहीं आती है, दब्बू से हो जाते हैं, फिर वो लूज़र बोलकर उनको मिसयूज़ किया जाता है। तो इस तरह से सोशल इफ़ेक्ट भी उसके होते हैं कि वो सोशल इफ़ेक्ट इस तरह के होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चियाँ आपसे शिकायत करती हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत शक्की हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं, या लड़कियां ट्रस्ट नहीं करती हैं। तो वो लोग होते हैं जो अपने बचपन में सोशल इश्यूज़ यानी कि सोशल रिलेशन झेले होते हैं, जो सोशल रिलेशन उनका बन नहीं पाता है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उनमें हसद, जलन, दूसरे के साथ चिढ़ना और दूसरों पर शक करना, इल्ज़ाम लगाना, बहुतान तराशी, ये मियाँ में भी और बीवी में भी दोनों में आ जाती है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स दरअसल वो इफ़ेक्ट होते हैं बचपन के जो मतलब आपके बच्चे को या आपको माजी में किसी ने टॉर्चर किया था, वो एक तकलीफ़दा याद बनकर उसके साथ रह जाती है। थेरेपी के ज़रिए से इसको रिड्यूस किया जा सकता है और इसको निकाला जा सकता है। अगर बच्चे को ये प्रॉब्लम हो तो 2 सिटिंग्स या 3 सिटिंग्स में बच्चे इससे निकल जाते हैं। टीन एज में अगर बच्चा इस तरह की हरकत कर रहा है, जैसे कि आज ही मेरे पास एक केस था जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी बच्ची को डॉक्टर ने कहा कि बाइपोलर है। मैंने कहा कि आप मुझे पूरे वो भेजें, क्योंकि आपकी बच्ची को तो मैं 10 तक जानती हूँ, उसने मेरे सामने पढ़ा है, उसको बाइपोलर नहीं हो सकता। बाइपोलर पर्सनालिटी का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो नहीं था मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है।
कहने लगे ठीक है मैं भेजती हूँ। मैंने कहा देखो अगर तुमने फ़लाँ डॉक्टर को दिया होगा तो फ़लाँ जो डॉक्टर है वो दरअसल मतलब बाय कोई भी टर्मिनोलॉजी लगा देता है अपने पेशेंट के साथ में। आप एक मरतबा मुझे ई की ECCE की वो CEE की रिपोर्ट मुझे बताइए, EEG की। अगर EEG की रिपोर्ट और फिर उसके अलावा स्कैन, पेट स्कैन वगैरह सारी चीज़ें अगर ऐसी निकलती हैं कि उसको पोस्ट ट्रॉमिक डिसऑर्डर है तो हम उसको रिहैब करेंगे। तो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट इसलिए होते हैं कि इंक्रीज रिस्क ऑफ सब्सटेंस यूज़ एंड क्रिमिनल बिहेवियर। दूसरे को मार रहे हैं, किसी को तशद्दुद कर रहे हैं, किसी को मतलब जला रहे हैं, तकलीफ़ दा। आपने देखा होगा बिग बॉस में ना लोग लड़ रहे होते हैं और देखने वाले उनकी लड़ाई देख रहे होते हैं लाइव। तो लाइव लड़ाई देखना असल में देखने का शौक़ पैदा होना सैडिस्टिक है। सैडिस्टिक मतलब वो लोग उस बात से हिज़ उठाएंगे और मज़ा उठाएंगे जो लोग बचपन में डिसऑर्डर यानी कि उनके ऊपर कोई ना कोई किसी ने झिड़का होगा, उनको दबाव डाला होगा या उनको जो है किसी ना किसी तरह का बोझ उन पर आया होगा, तो उनके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट ये बनते हैं। जब वो किसी से बोल ही नहीं पाते तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो नहीं बोल सकते हैं तो नशे के आदी हो जाते हैं, बीवी को मारने जैसे काम भी करते हैं। तो ये मतलब ये वाली स्लाइड पर है, आपको ये वाली स्लाइड का अगर नहीं देखा हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फिज़िकल इफ़ेक्ट है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, सोशल इफ़ेक्ट है और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है। लॉन्ग टर्म ये इम्पैक्ट्स पढ़ रहे थे हम लोग कि क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। तो ये इम्पैक्ट्स इस तरह के होते हैं। उसके बाद जो है बी अलर्ट है ना, बी अलर्ट एज ए पेरेंट्स एंड वेज टू प्रिवेंट। आपको एक वालिदैन की हैसियत से बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए। अपने बच्चे के बदलने वाले रवैये को बहुत नोटिस करना चाहिए। कल जैसे आपने देखा कि कल का CBT में कुछ लोग थे, तो CBT यही था कि बच्चों के बिहेवियरल स्टडी यही है कि अचानक बच्चा स्कूल से आया, बैग को उसने फेंका, किस पोजीशन में फेंका, इतना कोलैप्स क्यों है, ये तो खेल कर भी नहीं थकता, आखिर ये क्यों थका है। असल में उसने इमोशनल टॉर्चर झेली है, इसलिए वो जो है थक गया। अब वो खाना खाते वक्त आई इंटरेक्शन बनाकर आपने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो वो आपको 2-3 बार एतमाद में लेने की वजह से बता देगा कि मुझे जो है मतलब मुझे जो है नीचा गिराया गया, गरीब कहा गया या कमज़ोर समझा गया और ये बताया गया कि पढ़ना नहीं आता है। इस तरह की जो चीज़ें उस पर बोली जाती हैं, ये यहाँ पर उस रोल में चाहिए पेरेंट्स। मुझे इतनी मर्तबा यही समझ में आता है कि अल्लाह ताला हर चीज़ तो इंसान को इंडिपेंडेंट बना देता है, बच्चे को भी बड़े को भी। वो कहता है कि अगर कश्ती के अरशे पर तैरने वाला एक बच्चा भी बादशाह बन सकता है और उसके माँ बाप फना हो जाएं तो अल्लाह उसको संभाल सकता है। तो आखिर अल्लाह ताला ने ये वाला निज़ाम जो रखा है कि सारी चीज़ें भी मतलब बिहेवियर के, तो बच्चे को ख़ुद भी तो तैयार कर सकता है। क्यों आखिर 18-19 साल तक माँ बाप की तहवील में दिया? इसीलिए दिया माँ बाप की तहवील में कि हमने औलाद को तुम्हारे लिए और तुमको औलाद के लिए आजमाइश बना दिया। तो इसीलिए बच्चों को आजमाइश में डालने के बजाय एजुकेटिंग पेरेंट्स टू पॉजिटिव पेरेंटिंग, जॉइंट पेरेंटिंग प्रोग्राम्स, ये जो है इनको क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को पेरेंटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करके बाकायदा पेरेंटिंग सीखनी चाहिए कि मेरे बच्चे को आज मेरे बच्चे के शोल्डर डाउन क्यों हैं, आज मेरे बच्चे ने बैग क्यों फेंका, इसके साथ क्या हुआ है। आपको 2 से 3 टाइम उससे पूछना होगा, वरना आपका बच्चा रोज़ाना इसी तरह से आएगा तो आइंदा वो इस बात की तरफ चला जाएगा कि खामोशी के साथ तन्हाई की दुनिया बसा लेगा और फिर ख़ूबसूरती के साथ अपने आप को हैंग करके दुनिया से चला जाएगा। मतलब ये इसीलिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन के लिए एक्शन लेना चाहिए। एक्शन कैसे लेंगे? एक्शन लेंगे देम अवेयर अबाउट इट, यानी कि इस पे सेफ़ स्पेस टू डिस्कस, बच्चे को सेफ़ स्पेस देना डिस्कस करने के लिए। अच्छा तो मेरा बच्चा क्या हुआ, अच्छा सुनिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, हमारे साथ कुछ गलत हुआ, हम आपको बताते हैं, फिर आप हमें बताइए। पहले हमारी बारी, फिर आप सुनाइए कि मेरे साथ किसी ने गलत किया और वो गलत करते वक्त मैंने आपको सुना दिया, हल्की फुल्की हो गई हूँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये कीवर्ड्स आपने बोलना है। जब आप बोलेंगे तो फिर बच्चा भी क्या करेगा, वो सेफ़ स्पेस में अपनी बात आकर रखेगा सामने और सोचेगा कि नहीं मम्मा तो ये सारी बातें मुझसे ऑलरेडी शेयर करती हैं, तो क्या मसला है, मैंने इनसे शेयर कर दिया। अगर बच्चे बात छुपा रहे होते हैं तो फिर वो आंखें नज़रें चुराते हैं, कोने में बैठ जाते हैं, अपने रूम से निकलते नहीं हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स करते हैं जो पेरेंट्स मेरे पास आकर कहते हैं कि इसका कोई इलाज बताइए। तो वो इसीलिए क्योंकि ये टॉर्चर हो रहे होते हैं। टॉर्चर होने के असरात आपको मामूली नज़र आते हैं लेकिन बहुत डीप में चले जाते हैं। इसी के साथ देखिए वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एज ए सोसाइटी।
हम पूरे सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा आप अपने बच्चों को इस बात के लिए ट्रेन करें कि आपका बच्चा जो है आपके स्कूल में कोई भी बच्चा सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहा हो या तकलीफ़ में हो, तो तुम्हें अवेयरनेस फैलाना चाहिए और साथ ही सारे बच्चों में इस बात की अवेयरनेस, जैसे CIO की यूनिट्स हैं, बच्चों की चिल्ड्रन नूरी महफिल है, उसमें गुड टच बैड टच के साथ ही बाउंड्रीज़ क्रिएट करने के, स्पेस को कैसे ज्वाइन करें, इसके इन सारी चीज़ों के तरीक़े सिखाने पड़ते हैं। तो ये जो है ओपन कन्वर्जेशन, मतलब उनके ओपन कन्वर्जेशन को इनकरेज करिए। जब वो खुल कर बोल रहे हैं मम्मा ये हमने क्या हुआ, मज़ा आया, इस तरह थोड़ा सपोर्ट करिए, हाँ बोलिए, उसको तवज्जो से सुनिए और सारे काम छोड़ दीजिए, तो बच्चा आपको बोलने का आदी बनेगा। सपोर्टिंग विक्टिम विथ काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये समझ जाते हैं कि यहाँ गलती हमारी है और अपनी गलती को रिहैब करने के लिए वो ख़ुद भी काउंसलिंग लेते हैं। काउंसलिंग को बच्चों को, छोटे बच्चों को, जो बच्चे मतलब अब्यूज़ हुए हैं रिश्तेदारों के ज़रिए से या स्कूल के ज़रिए से, या बच्चों में उनका मजाक बनाया गया, छेड़ बना दी गई है, या माँ बाप ने उनको झिड़का है, कुछ भी वॉटेवर हो रहा है, तो ये सारे मसले में थेरेपी लेने के लिए छोटी उम्र में ही बच्चे को तैयार करना कि मेंटली वो थेरेपी लेकर रिलैक्स हो जाए और फिर आगे बढ़े, या फिर अपने बच्चे को ख़ुद समझाना कि अगर इस तरह से कोई आपको करे तो आप हमारे पास बिला झिझक आकर बोल सकते हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है जो ये सब कर रहे हैं। ये बुरी चीज़ को मतलब ना करने, रोक लगाने के लिए हमको वालिदैन को बोलना ज़रूरी है। तो अभी जो देखिए एग्ज़ाम हॉल में बच्चियों को ज़बरदस्ती बुर्का खींचा जा रहा है उनका, या निकाला जा रहा है, ये भी वन टाइप ऑफ मतलब ये हो गई, जुल्म हो गया बच्चों पर और जबर हो गया। तो जुल्म और जबर की जो दास्तान है वो बड़ी तवील है। मासूम बच्चों को, मासूम जहन को घर की चार दीवारी से लेकर अपने ही सगे रिश्ते, फूफी, ताई, चाचा, खाला, नानी, दादी, इन्हीं से वो टॉर्चर होते होते पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमिक डिसऑर्डर में चला जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि वो कोलैप्स और लो फील कर रहा होता है, कभी कभी ऐसे होता है कि उसको कुछ बात समझ में नहीं आ रही होती है कि मैं क्या करूँ। तो ये एक अहम मतलब वो थे कि माल ट्रीटमेंट एंड इट्स प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के लिए आपने बच्चों को अच्छी सोबत ढूंढ कर देनी है, सौले सोबत, अच्छी सोबत, और उनके साथ खेलने देना है 1 से 2 घंटा। फिर उसके अलावा जो भी आपको मतलब मॉड्यूल्स हैं, उन मॉड्यूल्स को आप बाद में भी देखें कि माल ट्रीटमेंट में कौन से माल ट्रीटमेंट शोहर के ज़रिए से होते हैं, माँ के ज़रिए से होते हैं, बच्चों के ज़रिए से, दादी, नानी, खाला, फूफी, ताया, चाची, किसके ज़रिए से होते हैं। उनको बैठकर समझाइए कि जब भी कोई कमी निकाली जाती है तो बच्चे को पेन होता है, इस तरह की बात समझाइए। और माल ट्रीटमेंट से प्रिवेंशन के लिए पूरी शऊरी कोशिश करें कि किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो मॉड्यूल है मतलब ये मॉड्यूल जो मतलब इसका था प्रिवेंशन था, माल ट्रीटमेंट था, ये यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपके कोई सवालात हो अपने बच्चों से रिलेटेड तो आप कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैम, पूछना था कि अभी जो घर का माहौल है, मतलब इसमें सिर्फ बच्चे हमारे यही सुन रहे हैं कि इसने लव मैरिज की, उसका ये चक्कर है, उसका ये, मतलब पूरे खानदान का ये ऐसा ही है माहौल जो ससुराल में मिल रहा है। उसकी पुप्पू का ये चल रहा है, उनका मोबाइल छीन लिए, सिर्फ यही बातें चल रही है घर में। तो हमको इतना डर लग रहा है कि मेरी बच्ची पर क्या असर हो रहा है ये, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो कभी अलग होने वाले नहीं है, एक लौता बेटा है। और तो फिर मुझे इतना घबराहट हो रही है, रोज नींद नहीं आ रही है मैम, सोच कर कि मेरे बच्ची पर क्या असर होगा उस चीज का। मैं उससे कैसा मैम अपने बच्चे को दूर रख सकती हूँ ऐसे, मतलब बड़ों के बातों को ना दोहराना, ना बच्चों के सामने बड़ों के मसाइल डिस्कस करना, और ना अपने ख़ानदान में होने वाली बात पर बच्चों की तवज्जो देने की कोशिश करना। बच्चे को हमेशा बोलना बड़ों से दूर ही रहे तो अच्छा है, आप अपने इसमें काम में मगन हो जाइए। तो बहुत लेस मैंने ये वाली ट्रेनिंग किया था अपनी बेटी को कि वो बड़ों की बात ना सुने। तो आज भी उसमें आदत है कि कई 2 बात कर रहे हो तो कभी तजस्सुस नहीं करती, बल्कि हम घर में ये बोलते हैं कि बेटा हमें कोई ज़रूरी बात करनी है जो आपको नहीं सुनना चाहिए, आप ज़रा सा ऊपर चले जाएँ तो हम बाबा से वो वाली बात कर लेंगे। मतलब इतना ओपन एनवायरनमेंट आपका हो कि आप साफ़ तौर पर बोलें कि वो बात आपके सामने बोलने वाली नहीं है और वो उसके प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करे और रिस्पेक्ट करके वहाँ से निकल जाए, यानी हट जाए और मगन हो जाए। तो आप इस बात की आदत बच्ची को डालिए और उनसे कहिए कि अरे टॉक्सिक चीज़ें और फजूल चीज़ें हम नहीं लेते। और बड़ों को भी 2 जहत से काम कीजिए कि बच्चे के कान में भी ना जाए, और दूसरी जहत से काम कीजिए कि आप जो है
बच्चे को ये बता सकें कि ये जो मतलब जल्दबाजी है या किसी भी चीज़ की ऐसी हरकत है जिससे बच्चे के साथ में ज़्यादती होने का एहतिमाल है, उस जगह से वो दूर हटे। तो दो तरफ से आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए कि छोटे बच्चों को अब्यूज़ करना, सेक्सुअली अब्यूज़ करना या फिज़िकली टच करना या इमोशनली हर्ट करना, ये बहुत कॉमन है हमारे समाज में, बहुत कॉमन। अपने अजीज़ तरीन रिश्ते मोहब्बत करने वाले भी उस तरह की बातें कर रहे होते हैं। माँ को प्रोटेक्शन के लिए हमेशा ढाल बनकर खड़े हो जाना चाहिए। और मैम ये तो जो असर रहता है घर में, मतलब जो माहौल बना होता है, उसका हमारे बच्चों पर दिमाग पर ऐसे मतलब होता है क्या इफेक्ट हो बच्चे पर? हाँ होता है, अगर आपने उसको सुनने दिया तो। और अगर आपने उसको डाइल्यूट कर दिया, जैसे देखिए बच्चे के सामने कोई बात हो रही है, आप कान लगा के तवज्जो सुनेंगे, अच्छा किसकी बेटी ने ये हरकत की, तो बच्चे के कान खड़े हो जाएंगे। और अगर आप उसको बोलेंगे अच्छा ठीक है जान दो बाद में देखते हैं, तो उस तरह बच्चे के कान में वो बात जा ही नहीं पाएगी। और ये इसको इंश्योर कीजिए कि ना जाए बच्चों के सामने बात। और मैम हाँ मुझे नहीं, खुद को ऐसा हो रहा है कि मैं यहाँ से जाऊँ तो, पर मैं नहीं जा सकती, मैं मजबूर हूँ, तो खुद को भी कैसे समझाऊँ? मुझे बहुत घबराहट हो रही है और रात भर नींद नहीं आ रही है। कि मतलब ये घर के इन्वायरमेंट से। हाँ हाँ मैम, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड तो करने वाले उनसे, हाँ तो वो हमेशा रहने वाली हाँ, तो अब क्या करिए अच्छा आप जी। जो है ना, अपना एंगल चेंज करके अपने ब्रेन को ये सिग्नल दीजिए कि यार मुझे यहीं रहना है, तो मैं क्यों टेंशन लूँ, मैं क्यों अपने आप को ईज़ी फील करूँ, मुझे टेंशन लेकर फ़ायदा क्या होगा, क्या मैं टेंशन लेकर दबाव बनाकर अलग घर करके जीत पाऊँगी, नहीं जीत पाऊँगी। तो वहीं रहते हुए उनकी दुनिया के दरमियान में आप इस बात की आदत डाल लें कि आपके अंदर की दुनिया आपके साथ हो। आपकी आंखें बंद करें तो आपकी फुल कायनात है जो आपसे गुफ्तगू करती है, आपसे कुछ कहती है। इस तरह से आप ट्रीटमेंट करें अपना। और मैम ये पूछना था कि अपने बच्चे को मैं दूर रखने के लिए एक्टिविटीज मतलब घर से ज्यादा दूर रखूं, ऐसा आप क्या बोलते हैं कि क्या सजेशन देते मुझे कि इनसे मुझे दूर रखना है, तो नहीं मैं नहीं कैसे दूर रखिए। रख अभी सकती कितने साल की हुई है? हूँ? 6 साल की है मैम। हाँ, तो अभी दूर मत रखिए, बल्कि उसको मगन करने के लिए फाइन मोटार डेवलपमेंट में अभी बहुत सारे ऐसे गेम्स आ रहे हैं, जैसे कि फ्रेंडशिप बैंड्स बनाइए, या फिर नगों को कुंदन चिपका कर डिज़ाइन बनाइए, या फिर आती है डायरी जिसमें आपने डायरी के स्टिकर लाकर उसको बहुत हॉरर डायरी बनानी होती है। इस तरह के कुछ ना कुछ इवेंट में लगाइए। वो बहुत छोटी है, मदरसा जी बिल्कुल मैम। भी मत भेजिए। जी मैम। और ठीक है मैम, ठीक है। हाँ, और किसी को कोई सवाल है? हाँ, और मैम ये पूछना था कि क्या पढ़े, दुआएं वगैरह कौन सी पढ़ना, या फिर दरूद शरीफ का जो आ रहा है, वो तो बच्चे जो है दरूद शरीफ पढ़ के उनके फूकने पर बच्चे नेक सॉलिहीन निकलते, तो हमको क्या वो भी इस्लामिक तरीके से हमको क्या करना चाहिए? हाँ, वो मतलब बच्चों को आदत डालनी चाहिए सुबह सुबह कि जब वो सुबह जागें तो जागते ही जो है जागने की दुआ पढ़ें। जब वो घर छोड़कर जा रहे हैं, तो मतलब तवक्कल तो अल्लाह कहें। जब बाहर निकल रहे हैं तालीम के लिए तो रब्बी ज़िदनी इल्मा कहें। जब सुबह उठे तो बच्चे से कहिए कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर पढ़ के अपने चेहरे पर फूकिए, अपने पूरे हाथों को घुमाइए और साथ में दुरूद शरीफ भी आंख बंद करके पढ़ लीजिए। रोज़ाना ये वाली बच्चों को आदत डाल देनी चाहिए, तो उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे वैसे ही करने लगते हैं, मेंटल हेल्थ ज़्यादा ख़राब नहीं होती। जी मैम, जज़ाकल्लाह। और कोई सवाल? जी, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम दुआ पढ़ लेते हैं। मैम आज क्लास जल्दी शुरू हो गई थी क्या? हाँ, आज मैंने अभी ज्वाइन किया। ओहो, हमने आज 9 to पे शुरू किया था। अच्छा हाँ मैम, एक और सवाल था हाँ कि हमको बच्चों को कौन से एक्टिविटी, मतलब मेरा एक 6 साल की बच्ची है और एक 4 साल का बच्चा है, मुझे दोनों को लेके जाना पड़ेगा, तो ये दोनों कौन से एक्टिविटी हम उनको, मतलब मुझे भी जाना पड़ेगा क्योंकि माहौल ऐसा नहीं है कि अकेला नहीं कर सकते, कहाँ जाना? और एक्टिविटी कौन सी लगा सकते हैं आप उनको? एक्टिविटी लगाने के बजाय आप घर में एक्टिविटी करवाइए। घर में एक्टिविटी करवाने से क्या होगा कि जब आप बच्चों में इंगेज रहेंगी ना,
तो आपका भी मतलब मेंटल हेल्थ सेटल होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप पोस्ट पार्टम ट्रॉमा से गुजर रही हैं, आपका बच्चा भी एक छोटा है गोद में। जी तो मैम। आपको ये करना चाहिए कि आप जो है मतलब वो जो भी एक्टिविटी करवा रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने क्या कहा, ग्रीटिंग कार्ड्स वाली एक्टिविटी का एक पूरा गेम मिल रहा है, एक बॉक्स मिल रहा है क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट का, तो वो आपने बच्ची को मंगाया, तो ग्रीटिंग बनाते हुए बच्ची के साथ जब आप बैठेंगे कि चलो मिल के बनाते हैं, मैं एक कार्ड आपके लिए बना रही हूँ, आपने एक कार्ड उनके लिए बनाना है, तो वो जो स्टेबिलिटी आएगी तो वो आपके ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छी होगी। उसके अलावा दूसरी एक्टिविटी बेटे के साथ आप कर रहे हैं, तो बेटे के साथ जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, जैसे कि अगर वो बेटा छोटा है तो फिज़िक्स के बहुत सारे किट मिल रही हैं, और केमिस्ट्री के सॉल्ट डालकर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसकी भी किट मिलती है। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के ऐसे जाकर ट्वाइस ढूंढिए, सर्च करिए, मिल जाएगा आपको, तो वो ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए और साथ बैठकर करिए, मिलकर खेलते हैं, मिलकर करते हैं, तीनों बच्चों के बीच में आप एक चौथा बच्चा हो। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है आपके पोस्टपार्टम ट्रॉमा से भी आप जो गुजर रही हैं वो निकल जाएंगी फ़ौरन, ब्रेन जिम करने से। आप अगर मतलब रूम बंद है तो आंखें बंद करके फास्ट फॉरवर्ड वॉक करिए, मतलब बैकवर्ड वॉक कीजिए। बैकवर्ड वॉक करेंगे आप तो आहिस्ता आहिस्ता आपका रिहैबिलिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड वॉक या फिर रस्सी कूदिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो इस तरह से ये एक्टिविटीज़ आप खुद अपने बच्चों को करवाइए, कहीं लगाइए मत। जी मैम। हाँ। और और मैम हमको जो बेड टाइम बुक्स जो आ रहे हैं अभी, तो हमको कौन से लेना चाहिए, आप सजेस्ट करेंगे क्या? हाँ, मंशूरात की बुक्स हैं, बहुत अच्छी हैं, इंग्लिश में स्टोरीज़ की, वो वाली करिए। या फिर बच्चों के साथ बैठकर लैपटॉप लगाकर बच्चों के साथ बैठकर उमर सीरीज़ देखिए, और बीच बीच में उनको सीरत की, उमर की कहानी, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की और सीरत की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी सुनाइए। खालिद बिन वलीद कब ईमान लाए थे, अबू सुफियान ने कब ईमान लाए थे, देखो ये सब लोग ऐसा बुरा भला बोल रहे थे लेकिन बाद में ईमान लाए। इस तरह पूरी कहानी बैठकर बच्चे के साथ देखिए। तो बच्चे के साथ देखना इतनी प्यारी थेरेपी है, जिससे मतलब आप बच्चे के साथ बैठ के, मैंने आपको एक और कहा था बहन भाई के झगड़े ख़त्म करने के लिए, द ग्रेव ऑफ द फायर फ्लाइज, देखा उसको? नहीं देखा। हाँ, लिख लीजिए द ग्रेव ऑफ द फायर फ्लाइज। तो वो ग्रेव ऑफ द फायर फ्लाइज को आप बैठकर, इंग्लिश में है वो, और वो मूवी को आप गिबली आर्ट्स की है, वो नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी, आप उस पर बैठ के बच्चों के साथ देखिए। जी मैम। तो इस तरह की चीज़ें आप जब देखेंगे तो बच्चे, उसके अंदर एम्पैथी लेवल बढ़ेगा, बहन भाई की मोहब्बत बहुत ज़्यादा गहरी हो जाएगी, बच्चों को रोना आएगा, बच्चे तवज्जो से देखेंगे, फिर आप बीच में कमेंट्री देंगे जब आप बैठकर बच्चों को समझाएंगे। तो इस तरह से चीज़ें क्या होगी, बच्चों को ये सब चीज़ें समझाने और बताने की वजह से आपका और बच्चे का अच्छा रैपो बनेगा आपस में, ज़बरदस्त। मुझे बच्चों के साथ बैठकर काम करने में बहुत मज़ा आता है, पता नहीं क्यों। ज़ुमर को होमवर्क करवाते हुए मैं साथ बैठकर करती हूँ, तो उससे ये लगता है कि फितरतन इंसान जो है ना अपने बचपन से बहुत मोहब्बत करता है, और जब बच्चे अपने बचपन में होते हैं तो उसको रिकॉल होता है, बड़ा सुकून मिलता है। और एक चीज थी मैम, ये जो मोबाइल का एडिक्शन है ना मैम, शॉर्ट्स देखते हैं। हाँ, नहीं, शॉर्ट बच्चों ने कभी नहीं देखना है, शॉर्ट बच्चों के लिए, कर सकते हैं? हाँ, शॉर्ट बच्चे अगर देखते हैं तो वो बच्चों के लिए स्लो पॉइज़न है, जहर है बच्चे के लिए। बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल पहले ही बहुत कम होता है, 30 सेकंड होता है, 30 सेकंड से ग्रेजुअली बढ़ता है, बढ़ के 7 सेकंड 70 सेकंड्स पर और 1 मिनट पर आने लगता है, 1 से 2 मिनट पर। और जो है बड़ों का 3 मिनट का स्पैन ऑफ अटेंशन होता है। लेकिन जैसे ही बच्चे की मेमोरी डैमेज होना शुरू हो जाती है शॉर्ट्स देखने से, तो उसके बाद में उनका स्पैन ऑफ अटेंशन बनता ही नहीं है, बढ़ता ही नहीं है, छोटा ही हो जाता है, मुख्तसर हो जाता है हमेशा के लिए। फिर वो कभी भी किसी तालीम पर इस पर तवज्जो नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए रफ्ता रफ्ता उनको छुड़वाने का सबसे आसान तरीक़ा यही है कि आप जो है ख़ुद बैठकर बच्चों के साथ पूरी सीरीज़ देखिए। तो आप देखेंगे कि पहले एपिसोड की बात बच्चे ने आखिरी एपिसोड तक याद रखी, इसका मतलब याददाश्त काम कर रही है। हाँ शाहीन, आप पूछ सकती हैं। मैम हमने अभी ज्वाइन किया, क्लास जल्दी शुरू हो गई थी। हाँ, आप जो है जल्दी शुरू हुई थी, लेकिन ये इसका मतलब रिकॉर्डिंग है, आपको रिकॉर्डिंग भेज देते हैं। अच्छा मैम, एक दफ़ा आपने जिक्र किए थे कि कंसंट्रेशन लेवल अगर आप एक जगह बढ़ाएं तो दूसरी जगह वो मतलब कुछ सालों बाद दूसरी जगह मतलब अगर अभी गेम में बढ़ाए तो वो बाद में स्टडी में उनका आता है, रिप्लेस होगा, ऐसा हाँ कुछ बोले हाँ थे क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
जैसे कि मिसाल के तौर पर लड़कियां रोटियां बनाती थी कंसंट्रेशन से, तो अब वो तालीम में वही वाला कंसंट्रेशन ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो गया। मतलब वो सीखा हुआ कंसंट्रेशन लर्निंग के तौर पर स्टडीज़ में ट्रांसफ़र हो गया। तो अब वो स्टडीज़ पर वही फोकस बना रही हैं जो रोटी बनाने वाला, झाड़ू पोछा और बर्तन धोने वाला फोकस था। तो क्योंकि उनके डीएनए ने लर्न किया हुआ था कि औरतें जो है यही काम करती थी घरों में। अब उनकी बेटियों के अंदर वो फोकस आया, तो वो फोकस एजुकेशन में इस्तेमाल हो रहा है और एजुकेशन जी, में तो बच्चे हम जो है फास्ट हो रहे हैं। क्या हम आंखें बंद करके हम मतलब बच्चों का फोकस अभी फिलहाल गेम पर लगा सकते हैं, क्योंकि अभी उनकी आंखों पर जोर दे दे से चश्मा ज्यादा लग जा रहा, गेम पर कौन से? जैसे मतलब एक्टिविटीज वगैरह। हाँ, आंखें बंद करके रोज़ आना उनको, अगर उनको मतलब बार बार ऐसा हो रहा कि वो मूड स्विंग्स हो रहे हैं वीडियो गेम नहीं, तो अपने हाँ गेम्स हाँ, जैसे तो वही मैं बोल रही हूँ कि आंख बंद करके बच्चों को थोड़ी देर बैठकर मुराक़बा रोज़ाना करवाना चाहिए 3 मिनट का। अगर आपने सारे बच्चों को एक साथ मुराक़बा करवाया आंखें बंद करके बैठने के लिए 3 मिनट का, तो आप देखेंगे कि बहुत चेंजेस बच्चों के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। मैम ये मुराक़बा कैसे कराना है? हाँ, मुराक़बा कैसे करवाते हैं? आंखें बंद करते हैं और बच्चे से कहते हैं चलो हम एक नई जर्नी पे चलते हैं, ठीक है। एक आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। बहुत दूर आसमान में परिंदे उड़ रहे थे, फिर जैद भी उड़ा, साथ में फ़ातिमा भी उड़ी और फ़ातिमा के साथ मम्मी भी उड़े। पर हमारे मम्मा के पैर थोड़े से गीले थे, तो मम्मा ने कहा यार बच्चों मैं थोड़ा सा कम उड़ पा रही हूँ, आप ज़्यादा उड़ पा रहे हैं। इस तरह से बच्चों को मतलब दूर जर्नी पे, फिर नानी के घर आ गया, नानी के घर के आंगन में खटका दिया, नानी ने दरवाज़ा खोला। फिर वो जिस तरह की जो बचपन की उनकी यादें हैं उसमें आंखें बंद करके ले जाना। फिर उसके बाद बोलना थोड़ी देर के लिए, खामोशी इख्तियार करना। अच्छा जब मैं चुप हो जाऊँ 1 2 3 4 100 तक गिन लूँ या 50 तक गिन लूँ, उसके बाद ही आपने आंखें खोलनी है। और जब तक मैं 50 तक गिन रही हूँ आपने क्या करना है, वो वाली जर्नी को आगे बढ़ाना है। नानी के घर गए थे, क्या क्या खाए थे, सारा कुछ रिकॉल कर लो एक मरतबा। क्या क्या खाए थे बचपन में, क्या खाए थे, नानी ने कौन से कपड़े बनाए थे, कौन सा कलर का फ़्रॉक आपने पहना था। आपने बस सोचना है, सोचना है, सोचना है। आंखें जब मम्मा बोलेंगी तभी खोलना है। इस तरह के बच्चों को मुराक़बा करवाते हैं। मेमोरी भी शार्प होती है, डोपामिन लेवल सही होता है, फोकस बनने लगता है। जी, आज सुबह एक मतलब एक कोई दूसरे लेक्चरर की जूम मीटिंग थी और अटेंड किया हूँ, तो वो कह रहे थे कि जो ब्लैक एंड वाइट मतलब प्रिंटिंग जो पहले कहानियाँ पढ़ते थे, ब्लैक एंड वाइट मतलब पेजेस पे, वाइट पेज पर ब्लैक प्रिंटिंग की जो कहानी पढ़ते थे और बच्चे वो पढ़कर जो अपने दिमाग में इमेज बनाते थे, तो वो बहुत हेल्पफुल है मतलब फ्यूचर में। इंस्टेड ऑफ के अगर आप कोई कलरफुल वीडियो या फिर कलरफुल फोटोज के साथ कोई कहानी अगर आप बच्चों को, इससे वो इमेज जल्दी नहीं बना पाते, तो ये किस हद तक सही है? हाँ सही है, बहुत हद तक सही है। जैसे मिसाल के तौर पर जो लोग चैट जीपीटी से इस्तेमाल करते हैं तो उनका जो क्रिएटिविटी के सोते हैं वो बंद हो जाते हैं, ख़ुद से कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए अगर आपको जो है ना तैयार रोटी मिले, हाँ बिल्कुल ख़िलाफ़ ही है वो। असल में अगर जो है रोटी बना रहे हैं आपको रोटी बनी बनाई मिले तो आपकी रोटी गोल नहीं आती है ना। तो इसी तरह से यही होता है कि जब आपको आपके दिमाग पे ज़ोर डालने का टाइम ही आपको नहीं मिलता, तो फिर आपके दिमाग के ऊपर ज़ोर बनता ही नहीं है, आपका पाथवे क्रिएट ही नहीं होता। एक बात आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज ज़्यादा बच्चों को करवाएं, क्योंकि हाँ, चैट जीपीटी आपके बच्चों को बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। हाँ मतलब किसका ये लेक्चर ability था? छीन लेता। किसका लेक्चर था? ये वो आसिम भाई। हाँ आसिम भाई का। अच्छा अच्छा समझ में आया। हाँ हाँ समझ में हमारे आया। मोलानी सास है, उनके मतलब बच्चों के साथ है वो कंप्यूटर एआई। अच्छा अच्छा अच्छा, आसिम तो वो तो पाकिस्तान के है ना आसिम भाई? अरे नहीं, अपने यहाँ के है, अच्छा 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 बल्कि यहाँ के कलेक्टर ऑफिस। अच्छा, यहाँ औरंगाबाद के हैं। अच्छा अच्छा नहीं, तो ये जो है हाँ, अगर बच्चों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चों और बड़ों दोनों के लिए आसान चीज़ों से बच्चा करना नहीं सीखता, इसलिए उसको मुश्किल टास्क करने चाहिए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम क्या क्या कर सकते हैं? जो मैंने आपको बताया था वो सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी ही थी। जैसे पज़ल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में पज़ल लेकर आना। उसके अलावा जो है हर एक्टिविटी अलग अलग होती है। जैसे मिसाल के तौर पर
प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स में आप दे रहे हैं तो बच्चों को मतलब मिस स्पेल लफ्ज़ देकर बोलना पड़ता है। तालीम ताश खेलना, तालीम ताश से कोई लफ्ज़ बनाना, वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। उसके अलावा जो है पज़ल देना और उसको करवाना। मैथमेटिक्स में ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वलेंट, ये वाली भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। या फिर मैथमेटिक्स का डिस्क्रिप्टिव आंसर होता है कि टू ग्रुप्स ऑफ 5, इस तरह का बच्चा सेंटेंस पढ़ेगा और फिर उसको 2 ग्रुप ऑफ 5 सोचेगा और फिर उसके बाद लिखेगा अलग से कि 2 ग्रुप्स हैं और 2 ग्रुप में ईच ग्रुप 5 पर्सन है, तो हाउ मेनी पर्सन देर आर। तो इस तरह से बच्चे को ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। उसको कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग के अलग क्वेश्चन होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अलग होते हैं। क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ काम भी होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ब्लॉक देकर बोल रहे हैं पजल्स बनाइए, मैग्नेटिक ब्लॉक देकर बोल रहे हैं कि कोई और चीज़ बनाइए, तो ये क्रिएटिविटी भी होती है और प्रॉब्लम सॉल्व भी होती है। फिर उसके अलावा माइनक्राफ्ट गेम आता है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हाँ एक और ये भी होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर पौधा है, पौधा सूख रहा है, तो सूखने वाले पौधे को पानी डालना, मिट्टी चेंज करना, ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता है। मिट्टी चेंज करवाना, कलर के थीम अलग अलग कलर करके बनवाना। कोई कलर ख़राब हो गया तो उसकी स्किन टोन कम हो गई पेंटिंग करते हुए, तो स्किन टोन को बेहतर करने के लिए उसमें कलर मिक्सिंग करना, इस तरह की चीज़ें। जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा एक सवाल था। हाँ अभी मेरी बेटी स्कूल जा रही है, तो वैसे मैंने स्कूल के पहले ये चीजें याद करती थी, 1 2 3 20 तक 50 तक भी बोल लेती थी। बीच बीच में कुछ चीजें मतलब अटकती थी, मैं बता देती थी, और वही ABCD भी इस तरीके से। लेकिन अभी ये जो नंबर्स देखती है, या मतलब E तक तो वो सही बता देती है, फिश को देख के बोलती है F है, लेकिन वैसे वर्ड्स को पूरा ऐसे पहचान नहीं पाती है। वर्ड्स के हाँ, भी मेरे साथ में बोल लेती है। अभी छोटी है ना, वैसा नहीं आता। छोटी है और तकरीबन अल्फाज की पहचान करने के लिए बच्चे को और उसके साउंड को क्लैरिटी के साथ एक्सेप्ट करने के लिए बाज़ बच्चों को 2 साल लग जाते हैं। पूरे कंटिन्यू एक्टिविटी करवाने से 2 साल लगते हैं। असल में लैंग्वेज जो है ना एब्स्ट्रैक्ट थिंक है। हमने एम की शक्ल को एम कहा, उसका एम साउंड बनाया तो वो एम है, अदरवाइज़ आसमान से ज़मीन पर तो नहीं एम बन के उतरा था। हमने असल में कुछ आड़ी तिरछी लकीरों को कुछ नाम और साउंड दिए हैं, है ना, तो उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जैसे हम कह रहे हैं ला मतलब दे दे चीज़, अब वही ला अरबी में नहीं है, तो हमने असल में अल्फाज को अपनी ज़बान बनाने के लिए आड़ी तिरछी लकीरों को नाम दिया है, आड़ी तिरछी लकीरों को साउंड दिया। तो इस वजह से ये चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट हो जाती हैं, मुबहम हो जाती हैं, एम्बिग्यूइटी इसमें होती है। तो इसको क्लियर करने के लिए बच्चों को तकरीबन 2-3 साल का वक्फ़ा चाहिए होता, जब वो क्लैरिटी के साथ पूरे साउंड्स को मिलाना शुरू करते। इसलिए क्या करना चाहिए उनको, मतलब फ़ोनिक्स के कुछ ट्यूटोरियल ले लीजिए, जिसमें मैंने स्लो लर्निंग पॉडकास्ट भी आप लोगों को दिया था। लर्निंग के जो वो है स्लो लर्निंग के फ़ोनिक्स है, वो फ़ोनिक्स में क्या होता है वो बताते हैं। सी को बताते हैं क, उसके साउंड सिखाते हैं, एच हा। अब ऐसे करते करते आप जब रोज़ाना पढ़ाएंगे, तो मुझे तो ऐसा रिज़ल्ट अचानक बच्चे का खुद ही मिला था कि जब मैं रोज़ाना पढ़ा रही हूँ तो एक दिन बोला, मम्मा जी P फॉर पीकॉक, हाँ P फॉर पैरट। मैंने कहा हाँ, कहा P फॉर प्लग भी होता, इसमें P स्पार्क में भी P आता है, और P उसके पाथवे में भी P आता है। ऐसा वो बहुत सारे बोला। अब वो बड़ा वाला बेटा P को बोला था, छोटे वाले जुमर ने कहा हमारा नाम जुमर है, Z से आता है, पिज्ज़ा में भी Z की आवाज़ आ रही है, और ऐसे बहुत सारे Z के हमने बहुत सारे निकाले साउंड्स। तो खुद ब खुद बच्चे बोलने लगते हैं साउंड्स। जी, और मैम ये जैसे गेम्स जो खेलती है, खिलौने ही मंगवाती है, कभी बोलती है डॉक्टर सेट चाहिए या किचन सेट, इसके पास में ये है बहुत सारे, लेकिन ये बस 1-2 दिन खेलती है, फिर मतलब ज़्यादातर मिट्टी में या पानी में होना चाहती है। तो बार बार जैसे घर में ये रहता है कि पानी मत गिराओ या पानी में हाथ मत डालो, मतलब मेरी सास की तरफ से या ऐसा। तो फिर मतलब क्या करें, इसको इतने खिलौने भी मंगवा के हम देते हैं,
खिलौने तो के तो मैं बहुत अगेंस्ट होती हूँ कि खिलौने वो नहीं मंगवाने चाहिए जो जिससे कोई लर्निंग नहीं होती हो। मैं एजुकेशनल टॉयज़ पे ही स्ट्रेस देती हूँ कि खिलौने हमेशा वही मंगवाएं जैसे आप अभी आपके ये वाला लेक्चर जो है ना मतलब सवाल जवाब भी रिकॉर्डिंग हो रहा है उसमें, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग बंद करना भूल गई थी, तो सवाल जवाब भी रिकॉर्ड हो गए हैं। तो जो लोगों का छूट गया मसला नहीं है, उनको पूरा लेक्चर भी मिल जाएगा और सवाल जवाब भी। असल में ये जो बच्चे हैं जो आप कह रही हैं कि इस तरह से मतलब बच्चों को खिलौने, तो मैं एजुकेशनल टॉयज़ पे ही फोकस बनाती हूँ। एजुकेशनल टॉयज़ में क्या होता है, जैसे बच्ची को अब नेचर से खेल रही है बच्ची, तो उसको आप क्या करिए किले ला कर दीजिए, आटे का किले बना कर दीजिए, सॉफ्ट क्ले से कोई चीज़ें बनाइए, पानी को बलून में भरकर खेलने के लिए दीजिए, जिप लॉक बैग के अंदर कलरफुल पानी भरकर उसको बोलिए कि इसको हाथ से दबाइए, बहुत मज़ा आता है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह के वो गेम्स जो बच्चों के फाइन मोटर डेवलपमेंट, एजुकेशन लर्निंग, उनको इन्फॉर्मेशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग या लॉजिकल रीजनिंग वाले हों। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा आपको कप्स का गेम आता है। अभी देखिए माल ट्रीटमेंट का आपके सामने पोस्टर लगा हुआ था, उस पर एक बच्ची है जो बॉक्स जमा रही है। अगर आपका मेजरिंग कप है और मेजरिंग कप के अंदर 12 साइज़ है और 12 साइज़ को आपने आपकी बच्ची को दे दिया कि बेटा इसको एक के अंदर एक डालो, उसने बराबर साइज़ के अंदर प्रॉपर डाला, एक उसने बड़ा डाल दिया जिसमें बड़े के अंदर अभी छोटा रह गया, तो वो उसको निकालेगी और फिर उसके अंदर डालकर बराबर उसको पूरे सेट करके एक में डालेगी। वो लॉजिक है, लॉजिक लगाया उसने, वो लॉजिक लगाकर उसने एक में एक के अंदर कप डाला। ठीक है, उसके अलावा जो है लॉजिक लगाने वाले ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि पजल्स को बराबर जोड़ा, जो पिक्चर जहाँ आनी है उसको बराबर जोड़ा, हाथी की पूरी तस्वीर को बराबर से जोड़ा, इसका मतलब उसने लॉजिक को अप्लाई किया। उसके अलावा जो है शेप का एक गेम आता है, उसमें 5 से 6 टाइप की लर्निंग मिलती है। लेकिन अब आप बताइए, हाँ ठीक है बर्तन खेलना ठीक है, बारबी डॉल खेलने की कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। या फिर आप ये जो है शेप वाली तो मैंने उसको लाके दिए, जो अलग अलग ट्रायंगल और वो सब सर्कल वाले रहते, तो वो लगाती है। तो और उसमें ये क्या जो क्या लर्निंग है उसके अंदर, मतलब कलर्स भी है उसके, अलग अलग कलर्स के हैं हाँ, वो, हाँ कलर्स भी उसके है, उसके वो अंदर मतलब सुराख सेम भी कलर है के। बीच में। नहीं, उसमें मतलब ये जितने भी शेप्स है ना वो सारे शेप के हैं। हाँ तो उसमें तो वो रॉड के अंदर डालने का है क्या, वो रॉड के हाँ अंदर हाँ डाल रोड के। में। हाँ तो वो जो हाँ रॉड के हाँ अंदर सुराख है उसमें एक का एक, किसी का एक सुराख है, किसी के 2 होल है, किसी को 3 होल है, हाँ ऐसे हाँ, ही है ना जी वो। जी जी वही। हाँ तो जी उसका जी वही। वो 1 to I और 5 लर्निंग्स है उसकी, वो 5 लर्निंग आउटकम्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पर नंबर 1 के शेप, स्टार, ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर और ओवल, इस तरह के हेक्सागोन, इस तरह के आपने उसको शेप बता दिया। फिर आपने उसको बताया कि ट्रायंगल में कितने होल है बेटा, ट्रायंगल में 3 होल है और सर्कल में 1 होल है। इस तरह आपने होल बताया कि किस में कितने होल हैं, होल की काउंटिंग। थर्ड वन आपने लर्निंग आउटकम है कलर्स, ट्रायंगल ग्रीन है, रेक्टेंगल ब्लू, इस तरह आपने उसको तीसरा आउटकम दिया। चौथा फोर्थ वन और आपका लर्निंग आउटकम थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, ये ब्लॉक वुडन है या फाइबर, वुडन है। रूम में और कौन कौन सी चीज़ वुडन है, ये वाली चीज़ वुडन है, ये अलमारी वुडन है। अच्छा वुडन को अब 5वीं आउटकम है उसको, वुडन हॉट है कि हार्ड है या सॉफ्ट है, हार्ड है। वुडन हार्ड होता है, कूल होता है या हॉट होता है, तो जी वो कूल होता है। तो अभी जाके आप पूरे रूम्स में जितने वुडन फर्नीचर है उसको छू के बताइए, फील करके, ममा कूल है, हार्ड है, कूल है, हार्ड एंड देन कूल। तो ये दोनों 2 लर्निंग आउटकम्स है। तो इस तरह से आपने फिर हर एक वुडन को, अच्छा ये पेड़ को छू के बताइए, ये पेड़ का जो वुडन है ये हार्ड है कि सॉफ्ट है, हार्ड है। अच्छा कूल ठंडा है या गर्म है, नहीं फील नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि पेड़ का फील नहीं होता है। अच्छा कट जाने के बाद ठंडा होता है क्या फर्नीचर, हाथ लगाओ ज़रा, कटने के बाद, पेड़ पे होता है तो नॉर्मल फील होता है, पेड़ से कट के आता है तो ये मतलब कूल रहता है। अच्छा ये देखो ये थोड़ा सा रफ़ भी है, तो इस तरह से ये चिकना है, ये सॉफ्ट है। तो ये आपने इसको स्किन से रिलेटेड लर्निंग आउटकम्स उसके लिए, मैं समझा पाई हूँ अपनी बात। जी जी हाँ जज़ाकल्लाह तो बाजी। 1 बस एक ट्वाइस, क्वेश्चन और था। लेकिन ये चीज़ें देखिए, ट्वाइस तो एक है, ट्वाई एक है,
लेकिन लर्निंग आउटकम्स निकालना आपका काम है। जी बाजी, एक क्वेश्चन और था। मैंने आप शायद आप जवाब नहीं दे पाई थी, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी किया था कि इसके साथ में जो इसका भाई खेलता है ना, मेरी जेठानी का लड़का, तो ये दोनों मतलब एक दूसरे को मार रहे हैं, या फिर मेरी जेठानी भी मतलब इस तरीके से वो अपने बच्चे के ऊपर चिल्लाती है, उसको मार रही है या ऐसा कुछ, तो फिर वो बच्चा भी वही चीजें सीखता है, तो उसको किस तरीके से सही किया जाए मतलब। हाँ, अगर ऐसा इस तरह का हो तो बच्चे को पहले कहानी सुनाइए आप, और कहानी सुना के बोलिए हर मारने वाला इंसान कौन होता है? बैडमैन होता है, बुरा आदमी होता है, नहीं मारना चाहिए, गंदी बात है, मारना बहुत बुरा है, अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं। अब मैंने आज ही जुमर को कहानी सुनाया हुआ था फीडअप बहुत पहले से, तो मैंने उसने मुझे कहा हाँ आप ऐसे बोलेंगे अपने बेटे को, हाँ बताइए ज़रा। मैंने कहा आवाज़ तो आपकी बहुत ऊँची हो रही है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपनी माँ से ऊँची आवाज़ नहीं हो। भाई सॉरी, हम अल्लाह ताला को भी सॉरी कहेंगे, आपसे भी हम सॉरी कह रहे हैं। तो असल में बच्चे के दिमाग को ना पहले कहानी सुना सुना के ट्रेन करना पड़ता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मारने वाले चीज़ पसंद नहीं की है। देखो हिट करके देखो, मम्मा को थोड़ा सा हिट करो, हाँ दर्द हो रहा है। अभी तो स्लो किया आपने, लेकिन ज़ोर से करेंगे तो क्या होगा? पेन होगा। देखो मम्मा आपके बाल खींचते हैं, थोड़ा सा बाल खींच के बताना पेन हो रहा है, हाँ हो रहा है। देखो चुमटी गोश्त काट के बताना पेन हो रहा है, हाँ हो रहा है। मम्मा ने थोड़ा सा किया तो पेन हो रहा है ना, हाँ हो रहा है। ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो और ज़्यादा होगा। तो हम जब दूसरे को पेन देते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमें भी पेन देते हैं। इसलिए भाई अगर आपको मारे तो आपने उनको बोलना बिल्कुल नहीं मारना, बुरी बात है, और आपने भी नहीं मारना, ठीक है? आप तो कभी नहीं मारते, हमारी बेटी को तो मारने की बिल्कुल आदत नहीं है, मारना बहुत गंदी बात होती है। और कुछ थोड़े से फाइटिंग वाले मारने वाले जो वो हैं तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें दिखाकर मोबाइल हटा देना सामने से। देखो ये बंदे ने किसको कैसे गिरा दिया, कितना बुरा इंसान है, कैसे मार रहा है, इस तरह का इसको इमोशनल करके समझाना चाहिए। तो जब आप इसको मुस्तकिल समझाते रहेंगी तो वो ये रट लेगी कि मारना बहुत बुरी बात है और बहुत गंदे बच्चे मारते हैं और अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं मारने से। और फिर देखो फेस भी काला होने लगा है मारने से, पावर भी कम हो रहा है। देखो पहले आप इतना बड़ा उठा लेती थी बॉटल, लेकिन अब आप बॉटल उठा नहीं पाओगे, क्योंकि झूठ बोलने से और मारने से पावर नीचे गिर जाता है, पावर कम हो जाता है। ऐसे करके उसको कहानी सुनाइए आप। आयदा को ये चीजें मैं समझाती हूँ और उनको नहीं समझाना नहीं शाहीन, एकदम समझाना नहीं, कभी भी कभी नहीं समझाना। बच्चे को थोड़ा सा टास्क टाइप कहानी सुनाना, जैसे बहुत अच्छा पेड़ था, पौधे थे, ग्रीन ग्रीन जंगल था, मार्श एंड द बियर के जैसा था, बिल्कुल बहुत प्यारा, सब लोग जा रहे थे। अब जैसे उसको क्यूरियसिटी नेचर में आई है, क्योंकि वो नेचर पसंद है उसको, इसलिए मिट्टी और पानी से खेलती है, तो नेचर में बहुत अच्छा। कभी कभी क्या होता है ना, मैं ऐसे तख्ती पर डिज़ाइन बना बना के बच्चों को समझाती थी। तो इस तरह कहानी सुनाना, कहानी सुनाते सुनाते बोलना एक बहुत अच्छा बच्चा आया, प्यारा प्यारा सा, मस्जिद जा रहा था अपने अब्बू के साथ में, उसने रास्ते में एक बंदे को देखा। अगर नसीहत करे तो बच्चे को याद नहीं होता है, और ये इस तरह सुनाएंगे तो याद होगा। क्या देखा मम्मा? उसने देखा कि एक बुरा आदमी आया, बाल भी गंदे थे, मुंह भी काला था, ब्रश उसने नहीं किया था, और फिर उसके पास से बू आ रही थी। आया और सब बच्चों को बोला चलो बच्चों सब निकल जाओ बाहर, और एक बच्चे ने कहा नहीं जाएंगे हम अपने घर पे, तो उसको घूंसा ज़ोर से मार दिया। अब्बू ने बताया उस बच्चे को, जो बच्चा जा रहा था मस्जिद अब्बू के साथ, देखो ये बुरा आदमी है, बैडमैन है, अल्लाह ताला ने इसके बाल कितने उलझा दिए, दांत कैसे गिर गए हैं, ब्रश नहीं करता था इसलिए, होठ लटक गया, राल बह रही है, और गंदे मैले कपड़े हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया, चप्पल भी स्लीपर पैर में नहीं पहना हुआ है। पता है क्यों? ये मारता था। मारने से अल्लाह ताला क्या करते हैं, इंसान की पूरी बॉडी ख़राब बना देते हैं। अच्छा बैडमैन आपको समझ में आया कैसा है? बैडमैन की कोई भी एक तस्वीर निकाल लीजिए जो सैडिस्टिक है या फिर शराबी कबाबी की, और तस्वीर बताइए इस तरह का होता है बैडमैन। देखो कितने गंदे कपड़े हैं इसके, कैसे बाल राल टपक रही है, कितना गंदा। या फिर आप क्या करिए, इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ इमेज क्रिएट का ऑप्शन आता है इनबॉक्स में, वहाँ इमेज क्रिएट कर लीजिए बैडमैन कपड़े गंदे, ये प्रॉम्प्ट डालकर, और फिर उसको बताइए बेटा देखो ये कितना गंदा बैडमैन है, बुरा आदमी है। तो बुरा आदमी ऐसे बना देता है अल्लाह ताला, ऐसे दांत निक टूट जाते हैं, लंबे लंबे बाल बड़े बड़े हो जाते हैं, गंदे गंदे। तो इस तरह से आप उसको कहानी से सुनाएंगी, समझाएंगी, समझा के नहीं बोलना। ये तो मैं जी बाजी, ये तो मैं कर लूंगी, लेकिन ऐसे मसला उसका रहता है इब्राहिम का कि ये कई दफा नहीं मारती है, मैं जब इसको बोलती हूँ नहीं कि अल्लाह इब्राहिम ताला को भी आप कहानी सुनाएं ये, और नहीं सुना सकते कहानी इब्राहिम को
तो आप अपनी बेटी को सुनाइए, तो बेटी जो है इब्राहिम को जवाबन नहीं मारेगी, ठीक है। और जवाबन वो नहीं मारती है, जब वो जवाबन नहीं मारती है तो वो कम से कम ये बोलेगी कि बहुत गंदे बंदे, बुरा आदमी होता है जो मारता है। कम से कम वो जो आपकी कहानी में से कुछ याद रखेगी वो इब्राहिम को बोलेगी। जब इब्राहिम को बोलेगी तो इब्राहिम ये समझ लेगा कि ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है हमारे दरमियान। हम जब खामोश होते हैं तो वहाँ पर हम नोटिस करते हैं सब लोगों को कि कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है और कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये जजमेंटल सिस्टम जो है अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट रखा है कि बच्चा समझ मतलब लेता ये है। कई दफा ये मतलब ये चीज बोलती है कि इब्राहिम तो मारता है, उसको कोई कुछ भी नहीं बोलता, और फिर है ना मेरे को भी डांटते हैं कि आयजा उसने मेरे को मारा इसलिए मैंने भी उसको मारा था, और मतलब इस तरीके की बात बोलती है कि आप तो मेरे से प्यार भी नहीं करते, इब्राहिम को आपने डांटा ही नहीं कि वो मेरे को मार रहा था, आयजा तो इतनी अच्छी बच्ची है उसको मार रहा था, ऐसे बोलती तो है। बोलिए बच्चों को डांटा नहीं करते बेटा, बच्चों को डांटना भी नहीं चाहिए, मारना भी नहीं चाहिए। इब्राहिम को हम कहानी सुना के समझाएंगे आपके जैसा, जैसे आपको कहानी सुनाते हैं हम इब्राहिम को भी सुनाएंगे कहानी, इब्राहिम को भी बोलेंगे नहीं मारते हैं। और एक बात याद रखिए, जब भी कोई किसी को मारता है वो उसके साथ ही बुरा होता है, किसी दूसरे के साथ नहीं होता, उसी के साथ होता है। आप नहीं मारेंगे आपके साथ बुरा नहीं होगा, आपको अल्लाह बुरा आदमी नहीं बनाएंगे। इब्राहिम मारेगा उन्हें बना देंगे, इसलिए इब्राहिम को हम कहानी सुना के रोक देंगे बनाने के लिए। आप आयज़ा के साथ साथ इब्राहिम को भी कहानी सुनाइए तो फिर वो शायद बचने लगेगा। और अगर ना भी बचे, आयज़ा ने इतना भी बोल दिया कि ये बुरी बात है हम तो ऐसा नहीं करते, तो वो बोलना भी इब्राहिम के लिए